हैं। आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने आजम खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीमों ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में आजम खान के ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश के रामपुर, सहारनपुर और देश की राजधानी दिल्ली में एक साथ जारी है। ईडी की टीमें आजम खान के वित्तीय लेन देन, वित्तीय अनियमितताओं और संदिग्ध फंडिंग की जांच को लेकर ये छापेमारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ये मामला सरकारी ठेकों में हुई वित्तीय अनियमितताओं और निजी ठेकेदारों के जरिए फंड के कथित डायवर्जन से जुड़ा हुआ है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि कुछ निजी ठेकेदारों ने सरकारी ठेकों से मिले फंड का एक बड़ा हिस्सा गैर कानूनी तरीके से मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर किया। इस धन का इस्तेमाल भारी भरकम डोनेशन और यूनिवर्सिटी की संपत्तियों और निर्माण कार्यों में किया गया। इस छापेमारी का मकसद अपराध से हुई कमाई, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, दस्तावेज और डिजिटल सबूतों का पता लगाना है जो सरकारी फंड को दूसरी जगह लगाने और उनके इस्तेमाल से जुड़े हैं। गौरतलब है कि आजम खान और सहयोगियों के ठिकानों पर 2023 में भी इनकम टैक्स विभाग ने कर चोरी को लेकर छापेमारी की थी। उस समय हुई छापेमारी में यूपी और मध्य प्रदेश के 30 से ज्यादा ठिकानों पर जांच पड़ताल हुई थी। 3 दिनों तक चली इस कार्रवाई के तहत रामपुर स्थित आजम खान के आवास और जौहर यूनिवर्सिटी में कागजात खंगाले गए थे। और लखनऊ से रामेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ईडी की बड़ी कार्रवाई है। रामेंद्र सिंह, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, सवेरे से ही ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और जो तथ्य हैं, जिला प्रशासन से ईडी ने सारी रिपोर्ट मांगी थी कि कितने मुकदमे आजम के खिलाफ हैं और कौन कौन से मुकदमे हैं। आयकर विभाग ने जब जांच की थी तो आजम खान से मांगा था कि जो 10 बड़ी कंपनियों ने आपको बड़ा फंड ट्रांसफ़र किया है उनका रिकॉर्ड हमको दिया जाए, जिससे हम जांच कर सके कि ये फंड ब्लैक मनी तो नहीं है, ये कमाई का किस तरीके का हिस्सा है और दूसरा उनकी हैसियत क्या है, जिन लोगों ने इतना फंड दिया है आपको दान, उनकी स्थिति ये है या नहीं है। लेकिन उन 10 कंपनियों का लेखा जोखा आजम खान का और जौहर ट्रस्ट ने नहीं दिया था। तभी से निगाह में था कि ईडी इस पर कार्रवाई कर सकती है। तो ईडी ने जो जांच शुरू की उसके पीछे का भी लक्ष्य यही है कि जो पैसा दिया है, जिन कंपनियों ने, जिन लोगों ने पैसा दिया है, क्या उनकी स्थिति ये है कि इतना पैसा दे सकते हैं या आजम खान द्वारा कमाई गई ब्लैक मनी उधर से ट्रांसफ़र की गई। ठेकेदारी करने वाली बड़ी फर्मों ने भी पैसे दिए हैं, तो क्या ठेकेदारी का जो कमीशन है वो उसके माध्यम से आया। तो ये सारी चीज़ें, ये तथ्य इकट्ठा करना ईडी को है। हाँ, एक बड़ी बात यह है कि अगर ईडी इन तथ्यों तक पहुंच जाती है तो आजम खान की चुनौती नए सिरे से बढ़ जाएगी। बिल्कुल, यही आपसे समझना चाहेंगे कि अभी तक क्या कुछ मिल पाया है जो ईडी की जांच चल रही है और किस तरह से ये मुश्किलें हैं ये बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ये पहला मामला नहीं है, लगातार इस तरह के मामले सामने आए हैं। देखिए, ईडी का प्रयास ये है कि जो डॉक्यूमेंट है वो मिले कि उन जो 10-15 बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए ट्रांसफ़र किए हैं, कई करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए हैं, तो वो कौन कंपनियां हैं, कौन लोग हैं जिन्होंने ट्रांसफ़र किया है और क्या उनकी स्थिति। तो जो डॉक्यूमेंट है वो ईडी जुटाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि कोर्ट जब जाएंगे तो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तथ्यों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ईडी का प्रयास है। अभी ईडी की तरफ से कोई तथ्य नहीं सामने रखे गए हैं, लेकिन उम्मीद यह है कि कार्रवाई तब तक चलती रहेगी जब तक सारे तथ्य ईडी के हाथ में नहीं आ जाएंगे। ये तैयारी करके ईडी आई है। बिल्कुल, लगातार जो कार्रवाई है इस पूरे मामले में हो रही है। ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से रामपुर में, सहारनपुर में, दिल्ली में ईडी की कार्रवाई चल रही है, इस मामले से जुड़े कई और तार भी सामने आ सकते हैं। किन किन, अगर आपसे जानना चाहें, किन किन दिशाओं में ये कार्रवाई चल रही है, कौन कौन से और बड़े नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, ईडी की जो कार्रवाई हो रही है इसमें कई तथ्य उभर कर आ सकते हैं कि क्या उस समय की सरकार ने पैसा देने का काम किया है, क्या मुख्यमंत्री आजम खान के दबाव में थे, जहां जहां उन्होंने कहा वहां फंड ट्रांसफ़र किया गया, किन उद्योगपतियों ने फंड ट्रांसफ़र किया और उन्होंने क्या फ़ायदे लिए उस सरकार में। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकल करके सामने आएंगी जब ईडी पूरे मामले की जांच करेगी। क्योंकि आजम खान का वो रुतबा था कि अखिलेश मुलायम सिंह यादव से जो वो कहते थे वो करते थे। ऐसी परिस्थितियाँ थी कि वो कहा, उन्होंने कहा कि हम उंगली रखते जाते थे और मुलायम सिंह हस्ताक्षर करते गए। उन्होंने हमसे नहीं पूछा कि हमको कहाँ हस्ताक्षर करना है, कहाँ नहीं करना है। तो जो मुख्यमंत्री इतने दबाव में, तो उससे क्या क्या फ़ायदे लिए गए हैं और किस तरीके का लाभ सरकार ने उन लोगों को दिया है जिनसे फ़ायदे लिए गए, ये सारे तथ्य उजागर होंगे। जया,
बिल्कुल, डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच हो रही है, तमाम तथ्यों की जांच हो रही है, तमाम नामों पर शिकंजा कस सकता है। आपसे ये भी रामेंद्र समझना चाहेंगे कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस काम करता था, क्योंकि पूरा बड़ा दिलचस्प जो है प्रकरण आपने बताया है कि वहां पर किस तरह से काम होता था, किस तरह से आजम खान उंगली रखते थे और वहां पर सिग्नेचर जो है अपने आप होते चले जाते थे। तो अपने आप में भ्रष्टाचार का कितना बड़ा मामला है और किस तरह की ये बड़ी मिली भगत भी है। देखिए, सत्ता का अहंकार आजम को अगर उस दौर को देखें तो सत्ता का वो अहंकार था कि आजम खां किसी को कुछ समझते नहीं थे और उनके आगे सारी जो व्यवस्था थी वो बौनी साबित होती थी। किसी अधिकारी की हैसियत नहीं होती थी कि आजम खां से कुछ पूछ सके। सत्ता भी सवाल नहीं करती थी, क्योंकि तुनक मिजाजी इतनी थी कि एक बार मुलायम सिंह से अलग हो गए तो सत्ता से बाहर हुई समाजवादी पार्टी, तो मुलायम भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे ऐसी परिस्थितियों में। तो वो डिजिटल साक्ष्य जिन लोगों ने दान किया उनकी उनके डॉक्यूमेंट, उनके जो बैंक रिकॉर्ड है वो देखे जा रहे हैं कि बैंक रिकॉर्ड में पैसा आया कहाँ से, कैसे ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये जब साक्ष्य आ जाएंगे तो शायद पिछली पीढ़ी भी बचने से नहीं बच पाएगी और आजम खां के लिए तो बड़ी चुनौती है। अगर ईडी ने ये सारे तथ्य जुटा लिए तो आजम खां 2027 तक बाहर आएंगे, इसकी संभावना ना के बराबर हो जाएगी। बिल्कुल रामेंद्र, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सत्ता भी मजबूर हो जाती थी, सत्ता की तत्कालीन जो सत्तासीन अधिकारी थे या सत्तासीन नेता थे, उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि गलत जानने के बावजूद वो आवाज नहीं उठा पाते थे और किस तरह से तत्कालीन सरकार पर भी एक बड़ा सवालिया निशान उठता है इस पूरे मामले में? देखिए जया, अगर आप देखिए कि मुस्लिमों के जीवन में कोई परिवर्तन सत्ता से आया है क्या, समाजवादी पार्टी से, लेकिन नेताओं के जीवन में आया है। आजम खां के जीवन में परिवर्तन आया है। तो जो मुस्लिम वोट का तुष्टीकरण वो सत्ता आजम खां से करती थी, कुछ और चेहरों से करती थी, वो अतीक अहमद से करती थी, वो मुख्तार अंसारी से करती थी। ऐसे कुछ चेहरे थे जिनसे पूरा मुस्लिम वोट बैंक लिया जाता था, समाजवादी पार्टी लेती थी। तो जाहिर है कि जब अगर आप वोट लोगे तो उनको कहीं ना कहीं संतुष्ट करोगे। तो आजम खां की स्थिति ऐसी थी कि उनके रहने और न रहने से मुस्लिम वोट पर प्रभाव पड़ता था। तो उसका एडवांटेज आजम खां ने उठाया उस सरकार में। तो वो चुनौतियां आजम खां के सामने अब आई, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई होगी। ना अतीक ने सोचा था, ना मुख्तार ने सोचा और ना ही आजम ने सोचा था कि कभी इस तरह की कार्रवाई का सामना उनको करना पड़ सकता है। इसलिए बहुत सारे तथ्य हैं जो ईडी को मिलेंगे ही, क्योंकि उन तथ्यों को नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अहंकार का यह स्तर था कि उन्होंने सोचा नहीं होगा कि तथ्यों को नष्ट करने की जरूरत है। तो अभी बहुत सारे तथ्य निकल करके आएंगे और ये चुनौतियां जाहिर है कि बढ़ेंगी आजम की। बिल्कुल, तथ्य निकल कर आएंगे और चुनौतियां जो है बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। रामेंद्र, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।